1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए और उन बॉम्ब्स की वजह से जापान की ये हालत हो गई। Hiroshima lies prostrate after the withering blast which wiped out 53,000 of its population. हालांकि अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए करा था, लेकिन उन बॉम्ब्स की वजह से बाकी देशों के बीच इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स की पावर को नहीं देखा था। और फिर यहीं से स्टार्टिंग हुई न्यूक्लियर आर्म रेस की, एक ऐसी रेस जिसमें कुछ ही देश कामयाब हो पाए, क्योंकि बाकी देशों को या तो अमेरिका ने अलग अलग ट्रीटीज करके उनको न्यूक्लियर पावर बनने से रोक दिया, या फिर उनके अगेंस्ट सीक्रेट ऑपरेशंस करके उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को फेल करवा दिया। लेकिन एक देश ऐसा था जिसको अमेरिका भी न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोक सका, और वो देश था इंडिया। आज अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे इंडिया के न्यूक्लियर स्टेट बनने की इनक्रेडिबल स्टोरी के बारे में, और जानेंगे कि कैसे इंडिया ने दुनिया भर के क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी को बेवकूफ बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करा। तो चलिए शुरू करते हैं। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. इंडिया की जो न्यूक्लियर स्टेट बनने की जर्नी थी उसकी स्टार्टिंग हुई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कहा जाता है। 1934 में डॉक्टर होमी भाभा ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पर थीसिस प्रेजेंट करी और थ्योरेटिकल फिजिक्स में अपनी पीएचडी को कंप्लीट करा। आगे जाकर इन्होंने वर्ल्ड लीडिंग साइंटिस्ट्स जैसे कि नील बोहर के साथ एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में भी काम करा। जून 1939 में डॉक्टर होमी भाभा इंडिया में समर वेकेशन पर आए, लेकिन कुछ ही महीनों बाद जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया, जिसके साथ वर्ल्ड वॉर 2 की स्टार्टिंग हो गई और भाभा वापस यूरोप नहीं जा पाए। इसलिए अपने फ्यूचर को लेकर उन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में जॉब करना शुरू करा, और वहां जॉब करते करते डॉक्टर होमी भाभा ने ये रियलाइज करा कि इंडिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं उनमें ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो कि पूरी तरह से न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉस्मिक रे फिजिक्स या हाई एनर्जी फिजिक्स जैसी फील्ड्स में काम करने के लिए डेडिकेटेड हों। इसलिए फिर 1 जून 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को एस्टेब्लिश करा गया, लेकिन बाद में इसको बॉम्बे मूव कर दिया गया। 1945 के दौरान इंडिया में नेशनल मूवमेंट काफी ज्यादा रफ्तार पकड़ चुकी थी, और ये भी ऑलमोस्ट श्योर हो चुका था कि जल्द ही ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर चले जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। 1947 में इंडिया आजाद हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, और 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन को एस्टेब्लिश करा गया और डॉक्टर होमी भाभा को उसका चेयरमैन बनाया गया। अमेरिका के बाद 1949 में सोवियत यूनियन ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिया, और 1953 में उन्होंने एक हाइड्रोजन बॉम्ब को भी टेस्ट करा, और इसी के साथ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक इंटेंस न्यूक्लियर आर्म रेस की स्टार्टिंग हो गई। 1954 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया कि बस अब बहुत हुआ, अब अमेरिका और सोवियत यूनियन को और न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करने चाहिए, और उनकी इस बात से यूएन में बाकी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी अग्री थी। लेकिन तब सोवियत यूनियन और अमेरिका के द्वारा इस शांति वाली बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। पर कुछ साल बाद यानी 1963 में ग्लोबल फर्स्ट डिसआर्मामेंट ट्रीटी द लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी को बनाया गया। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग न्यूक्लियर टेस्ट को अंडर वाटर, आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर में कंडक्ट करने पर बैन लगाया गया। अब आप इमेजिन करो कि ऐसा टाइम जहां वर्ल्ड सुपर पावर्स न्यूक्लियर आर्म रेस में लगी हुई थी, ऐसे टाइम पर इंडिया जो कि बहुत ही गरीब देश था, उसके प्राइम मिनिस्टर अमन और शांति की बातें कर रहे थे। तो ऐसे में ग्लोबल स्टेज पर उनकी इमेज कैसी बनी होगी? बहुत ही पीस लवर वाली। लेकिन अक्सर चीजें वैसी होती नहीं है जैसे दिखाई देती हैं। जवाहरलाल नेहरू न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अगेंस्ट थे, लेकिन दूसरी ओर वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए न्यूक्लियर पावर की इंपॉर्टेंस को भी समझ रहे थे। डॉक्टर होमी भाभा, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी को भाई बुलाते थे, उनका कहना यह था कि जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ बॉम्ब्स को बनाने के लिए या डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए करा जाए। इंडिया में हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज पावर प्रोडक्शन के लिए भी कर सकते हैं। 1954 में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉमे को एस्टेब्लिश करा गया, जिसके डायरेक्टर भी डॉक्टर होमी भाभा ही थे, और इसी साल यानी 1954 में ही इंडिया को एटम फॉर द पीस प्रोग्राम के अंडर कनाडा की तरफ से एक न्यूक्लियर रिएक्टर दिया गया, बट स्ट्रिक्टली फॉर सिविलियन यूज। जवाहरलाल नेहरू जी की तरफ से भी डॉक्टर होमी भाभा को ये साफ तौर पर बोला गया था कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज सिर्फ और सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही करेंगे। लेकिन होमी भाभा इंडिपेंडेंस के टाइम से ही सीक्रेटली इस चीज पर काम कर रहे थे कि कैसे वो इंडिया में
न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सकते हैं, वो भी बिना किसी फॉरेन कंट्री की हेल्प से। इसलिए वो अक्सर फॉरेन कंट्रीज के साइंटिस्ट्स के साथ मीटिंग्स करते रहते थे ताकि न्यूक्लियर रिसर्च पर काम करा जा सके। The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. Nehru was shocked by this unprovoked act of treachery. 1962 में इंडिया और चाइना के बीच बहुत ही खतरनाक वॉर हुई, जिसमें इंडिया बुरी तरह से हार गया और इस वॉर में इंडिया के लगभग 1300 सोल्जर्स मारे गए और चाइना ने इंडिया के अक्साई चीन के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कैप्चर कर लिया। इस वॉर के बाद इंडिया में काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी थी, क्योंकि जिस देश के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन उठाया था, उन्हीं भाइयों ने इंडिया के साथ धोखा करा था। 1964 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री और इसी साल चाइना ने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया और चाइना भी न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स में शामिल हो गया। पीएम बनने के बाद स्टार्टिंग में लाल बहादुर शास्त्री न्यूक्लियर बॉम्ब्स के खिलाफ थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आए जिनकी वजह से उनको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री जी ने न्यूक्लियर स्टेट्स को ये अपील करी कि वो इंडिया को सेफ्टी की गारंटी दें कि अगर कल को कोई देश इंडिया पर हमला करता है, स्पेशली चाइना, तो वो इंडिया को हेल्प करेंगे। पर किसी भी न्यूक्लियर स्टेट के द्वारा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया और इसका मतलब ये था कि अब इंडिया के पास न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन लेट 1960s में इंडिया के लिए एक और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि दुनिया भर के देश, खास तौर पर वो देश जो कि खुद न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर चुके थे, उनके द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स को लेकर रोकथाम की बातें करी जाने लगी और इसके लिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को बनाया गया, जिसको 1968 में साइन करा जाना था। सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मतलब ये था कि जो देश न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करना चाहते थे, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान, उनके लिए एक डेडलाइन सेट हो चुकी थी कि अगर वो किसी तरह से 1968 से पहले, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के साइन होने से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी न्यूक्लियर स्टेट्स में शामिल हो जाएंगे, और अगर नहीं तो वो देश कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर पाएगा या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं बना पाएगा। 1966 में इंडिया में दो ऐसे इंसिडेंट हुए जिनकी वजह से इंडिया को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। डॉक्टर होमी भाभा प्लेन क्रैश में मारे गए और प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री की भी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। हालांकि कुछ रिसोर्सेज का कहना है कि इसके पीछे CIA का हाथ था। डॉक्टर होमी भाभा की मौत के बाद एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रोम्बे के नेम को चेंज करके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया गया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं इंदिरा गांधी, और जब 1968 में कई सारे देशों के द्वारा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करा गया तो उस टाइम इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं करा, क्योंकि इंडिया हमेशा से यही कहता आ रहा था कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब्स को छोड़ना ही है तो सभी देश छोड़ो। ये क्या बात हुई कि कुछ देशों ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लिए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना लिए, और जब दूसरे देशों की बारी आई न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की, तब आप न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल के लिए ट्रीटीज बना रहे हो। नाइनटीन 1971 में पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया और इस वॉर के दौरान एक ब्रिटिश नेवी शिप और एक US नेवल शिप भी इंडिया पर हमला करने के लिए इंडिया के बिल्कुल पास आ चुकी थी। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में उस टाइम इंडिया ने सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी थी और तब सोवियत नेवल शिप्स इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए अरेबियन सी में आई थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया के आगे सरेंडर कर दिया और इंडिया इस वॉर में जीत गया और इस वॉर के साथ ही इंडिपेंडेंट बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद इंडियन लीडर्स ने यह सोचा कि अगर सोवियत यूनियन इंडिया की हेल्प नहीं करता और ब्रिटिश अमेरिकन नेवल शिप्स भी इंडिया पर हमला कर देते तो क्या इंडिया इंडो पाकिस्तान वॉर में जीत पाता, और अगर इन फ्यूचर पाकिस्तान और चाइना इंडिया पर हमला कर देते हैं तो इंडिया उस हमले को कैसे सरवाइव कर पाएगा। इसलिए इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब साइंटिस्ट को गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिल चुके थे कि वो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने की तैयारी शुरू कर दें। अब तैयारी पूरी होने के बाद न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के लिए ऐसी लोकेशन चाहिए थी जिसके आसपास कोई पॉपुलेशन ना हो, यानी कोई विलेज वगैरह ना हो, और ऐसी लोकेशन की रिक्वायरमेंट पूरी हुई यहाँ राजस्थान के पोखरण में। जिस बॉम्ब को यहाँ पर टेस्ट करा जाना था उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, और इस बॉम्ब का डिजाइन बिल्कुल उस बॉम्ब के जैसा था जिसको अमेरिका के द्वारा नागासाकी पर गिराया गया था। अब बात करते हैं ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बारे में। इस ऑपरेशन पर लगभग 75 इंजीनियर्स की टीम काम कर रही थी और इंडियन गवर्नमेंट में बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको इस ऑपरेशन के बारे में पता था।
यानी कि इस ऑपरेशन को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। टेस्ट करने के लिए जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा रहा था उसके पार्ट्स को इंडिया के अलग अलग शहरों से लाया गया था, जैसे कि डेटोनेशन सिस्टम को पुणे से, इंप्लोजन सिस्टम को चंडीगढ़ से और प्लूटोनियम को सीरियस रिएक्टर यानी मुंबई से। और ये वही सीरियस रिएक्टर था जिसको कनाडा के द्वारा इंडिया को दिया गया था, स्ट्रिक्टली फॉर सिविलियन यूज। न्यूक्लियर बॉम्ब के सभी पार्ट्स को ट्रॉम्बे में ही असेंबल करा गया और फिर टेस्ट करने के लिए पोखरान ले जाया गया। और 18 मई 1974 को इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया। लेकिन इस टेस्ट की वजह से इंडिया को इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए और साथ ही में इंडिया को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का भी सामना करना पड़ा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी ने कहा कि हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने का कोई इरादा नहीं है, हमने जो न्यूक्लियर टेस्ट करा है वो सिर्फ एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था। इसके बाद फिर कई सालों तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर चेंज होते रहे, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के रिलेटेड इंडिया में कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुई। 1991 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करने के ऑर्डर दिए। पूरी इंटेंसिटी के साथ पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी गई, लेकिन जाने अनजाने में उन्होंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी और वो गलती थी न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेसी पर ध्यान ना देना। जब हम पोखरन में टेस्ट की तैयारी कर रहे थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने पीवी नरसिम्हा राव को फोन करा और कहा कि आप लोग पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, इसलिए वो सब बंद करो, अदरवाइज ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं होगा। एक्चुअली अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा पोखरन में टेस्टिंग साइट पर सैटेलाइट्स के जरिए नजर रखी जा रही थी और वहीं से उनको इंडिया के द्वारा करे जाने वाले न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में पता चला था। उस टाइम जियोपॉलिटिकल प्रेशर की वजह से नरसिम्हा राव को अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा और न्यूक्लियर टेस्टिंग को रोकना पड़ा। बट ऑन दी अदर साइड ये भी कहा जाता है कि उस टाइम इंडिया के न्यूक्लियर बॉम्ब्स पूरी तरह से तैयार नहीं थे और ऊपर से अमेरिका भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बना रहा था, इसलिए इंडिया को अपने न्यूक्लियर टेस्टिंग के प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था। उस समय इंडिया के, भारत के जो वैज्ञानिक है तैयार नहीं थे, उस समय बॉम्ब तैयार नहीं था, लेकिन उनको बहुत प्रेशर था अमेरिका से कि उसको रोल बैक किया जाए, क्योंकि ये क्लिंटन का फर्स्ट जो टेन्योर था उसमें बहुत नॉन प्रोलिफरेशन वालों का जोर था। पीवी नरसिम्हा राव के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी इंडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और नरसिम्हा राव ने वाजपेयी जी से न्यूक्लियर टेस्टिंग के रिगार्डिंग कहा कि मैं नहीं कर पाया, तुम कर देना। पद छोड़ करके अटल जी को संभालने पद दे रहे थे, तब कहा भी था, संकेत में कहा था, मैं नहीं कर पाया, तुम कर देना। प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 ही दिन बाद वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर टेस्टिंग के ऑर्डर दे दिए, बट अनफॉर्चुनेटली 13 ही दिन बाद उनकी गवर्नमेंट गिर गई। Narasimha Rao ji had decided before he lost the elections that everything should be ready, that if he gave an order, within 10 days there should be a test. When Vajpayee ji took over for the first time as Prime Minister, to everyone's surprise, he gave the order within 2 days of it. And so within 12 days, his government went into a minority government. He was not able to win the vote in Parliament. He had ordered the weapons to be lowered. When he lost the vote, the weapons were still underground. 18 मार्च 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने न्यूक्लियर टेस्टिंग का काम शुरू करवा दिया और इस काम में एपीजे अब्दुल कलाम, अनिल काकोडकर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड आर चिदम्बरम का मेन रोल था। अब इस न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पोखरन जैसी लोकेशन पर सीक्रेसी को मेंटेन करना, क्योंकि हमें नहीं पता था कि किस टाइम अमेरिकन सैटेलाइट्स हमें ऊपर से देख रहे हों और अमेरिका के अलावा बाकी नेशंस भी इंडिया के ऊपर नजर रखे हुए थे, स्पेशली चाइना और पाकिस्तान। इंडिया ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट की सीक्रेसी को मेंटेन करने के लिए कई सारे सॉल्यूशंस निकाले, जैसे कि टेस्टिंग साइट पर काम करने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट को कोड नेम दिए गए और उन्हीं कोड नेम्स का यूज करके वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते थे, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से बुलाया जाता था और आर चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज के नाम से। सभी साइंटिस्ट को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि वो आर्मी की यूनिफॉर्म में ही टेस्टिंग साइट पर काम करेंगे और टेस्टिंग साइट पर एक ही टाइम पर ज्यादा साइंटिस्ट मौजूद नहीं रहेंगे। न्यूक्लियर टेस्टिंग का सारा काम रात को करा जाता था, क्योंकि कम लाइट की वजह से अमेरिकन सैटेलाइट्स जमीन पर हो रही एक्टिविटी को अच्छे से नहीं देख पाते थे। इसके अलावा टेस्टिंग साइट पर आर्टिफिशियल वेजिटेशन को भी उगाया गया था और जो बॉम्ब शाफ्ट थी उसको कैमोफ्लेज नेटिंग के साथ कवर कर दिया जाता था। इसी तरह फिर सीक्रेसी के साथ काम चलता रहा और फाइनली 11 मई 1998 को
वो दिन आ ही गया जिस दिन इंडिया ने 3 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को सक्सेसफुली ब्लास्ट करा। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device and a thermonuclear device. इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के सक्सेसफुल हो जाने के बाद इंडिया को दोबारा से उन सब चीजों का सामना करना पड़ा जिनका सामना ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद करना पड़ा था, लेकिन इस बार इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा थी। आई मीन क्रिटिसिज्म, सैंक्शंस और आइसोलेशन वगैरह। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्पीच देते हुए कहा कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पर चलेंगे, लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। नो फर्स्ट यूज। यानी अगर इंडिया की किसी देश के साथ वॉर हो जाती है तो इंडिया तब तक अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज नहीं करेगा जब तक दूसरा देश इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज ना करते। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि इंडिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को सिर्फ नेशन सिक्योरिटी के पर्पज से बनाया है, यानी उन देशों के साथ पावर को बैलेंस करने के लिए जिनके पास पहले से ही न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, यानी चाइना। In Indian history, at no time have you seen, I will ask all of you, 2500 years, any time in Indian history have we invaded any country, but reverse has gone. Reverse is, so many countries have invaded us the last 2500 years. So our work, whatever we are doing for self, that is our national security. अब अमेरिका इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा चुका था और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी मजाक बन चुका था। I'm absolutely astonished that the Indian government was able to catch the U.S. intelligence capability so sound asleep at the switch. अब कमाल की बात ये थी कि इंडिया के न्यूक्लियर पावर बन जाने के सिर्फ 2 ही हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर टेस्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया था। जो सैंक्शंस अमेरिका ने इंडिया के ऊपर लगाए थे, आने वाले कुछ सालों में धीरे धीरे करके उन सभी सैंक्शंस को हटा दिया गया और आज इंडिया उस लेवल पर आ चुका है कि जहां हमारा पाकिस्तान के साथ कोई कंपटीशन ही नहीं रहा। और अगर दूसरी तरफ हम चाइना की बात करें तो आज चाइना ये कंसर्न शो कर रहा है कि इंडिया इंडो चाइना बॉर्डर के पास वाले एरियाज में बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन कर रहा है। Moving on, China has reacted to India's big infrastructural push along the line of actual control in Ladakh and Arunachal Pradesh. China has said that the Indian side has been ramping up infrastructural development along the border and stepping up military deployment, which is the root cause of the tension between both sides. तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।